हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में अभी हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ आयरन ओर की। मतलब जो आयरन ओर है उसको फर्नेस में चार्ज करने से पहले हम उसको क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं, क्या क्या मिनरल प्रोसेसिंग करते हैं, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है। हो सकता है आप लोगों ने मिनरल प्रोसेसिंग और ओर ड्रेसिंग सब्जेक्ट पढ़ लिया हो। ठीक है, तो वही है लगभग। तो कौन कौन सा ट्रीटमेंट हम करते हैं आयरन ओर के लिए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। देखिए, जो रॉ मटेरियल है, स्पेशली जो आयरन ओर है, उसकी क्वालिटी जो है ब्लास्ट फर्नेस के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। अगर आयरन ओर की क्वालिटी बहुत अच्छी है ना, तो प्रोसेस कंट्रोल बहुत आसान होगा, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, पूरा प्रोसेस स्मूथ चलेगा। ठीक है। और आपको जो जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत अच्छी मिलेगी। ठीक है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं जो रॉ मटेरियल है, जो चार्ज है, उसकी क्वालिटी पे। ठीक है। क्वालिटी डिपेंड करती, बहुत सारी अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, फिजिकल क्वालिटीज़ होती है, केमिकल क्वालिटीज़ होती है, उसका सबका रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है। तो उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कैसी फिजिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कैसी केमिकल प्रॉपर्टी होना चाहिए। ठीक है। अब पहले के समय में क्या होता था, फर्नेस साइज़ बहुत छोटे होते थे, तो उस समय में बहुत ज़्यादा जो मटेरियल है उसकी क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, तो भी काम चल जाता था क्योंकि फर्नेस छोटा होता था। लेकिन अभी के समय में क्या है, बहुत हाई कैपेसिटी के फर्नेस आने लग गए हैं, है ना। बहुत सारा रॉ मटेरियल हमको चार्ज करना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे क्वालिटी अच्छी नहीं हुई रॉ मटेरियल की, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, क्योंकि फर्नेस साइज़ बड़ा है, आप लार्ज अमाउंट में चार्ज कर रहे हो, तो थोड़ा सा भी अगर क्वालिटी सही नहीं है रॉ मटेरियल का, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, है ना। जो इरेगुलरिटीज़ है, बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ क्रिएट हो जाती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमको क्या करना पड़ता है, जो रॉ मटेरियल की क्वालिटी है उस पर ध्यान देना पड़ता है, उसको बेटर बनाना पड़ता है। ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ आयरन ओर में जो सबसे पहला स्टेप होता है ना, वो होता है क्रशिंग एंड स्क्रीनिंग। ठीक है। क्योंकि हमें एक फिक्स साइज़ में आयरन ओर को फर्नेस में चार्ज करना होता है ना। चाहे वो ब्लास्ट फर्नेस हो, चाहे वो डीआरआई हो, एक फिक्स्ड साइज़ होता है, उसी साइज़ रेंज में ही हमको जो ओर है उसको चार्ज करना पड़ता है। ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्रशिंग करना पड़ेगा, फिर स्क्रीनिंग करना पड़ेगा, क्रशिंग के बाद स्क्रीनिंग। ओके। तो जो बड़े साइज़ में जो हम ओर को चार्ज करते हैं ना, उसको बोलते हैं लंप ओर। ठीक है। सिंटर और पैलेट के अलावा जो आयरन ओर होता है ना, उसी को हम बोलते हैं लंप ओर। ठीक है। तो लंप ओर का साइज़ ब्लास्ट फर्नेस के केस में कितना होता है, 10 से 40 mm या 10 से 50 mm का होता है। ठीक है। इसी साइज़ रेंज में आपको चार्ज करना है, इससे छोटा नहीं होना चाहिए, ना इससे बड़ा होना चाहिए। अगर इससे छोटा होगा आयरन ओर, तो क्या होगा ना, जो परमेबिलिटी वो बहुत कम हो जाएगी, है ना। परमेबिलिटी मतलब क्या समझते हो कि जैसे कि कपड़ा का एग्जांपल ले लो और एक झिल्ली का एग्जांपल ले लो, प्लास्टिक का, है ना। अगर मैं हवा पास कराना चाहूँ तो कपड़े में से हवा पास हो सकता है, मतलब कपड़े की परमेबिलिटी है ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक, है ना। प्लास्टिक का जो झिल्ली है तो उसमें से हवा पास करा के देखिए, हवा पास ही नहीं होगा। ठीक है। तो ये है परमेबिलिटी, मतलब एबिलिटी टू पास एयर। ठीक है। तो ब्लास्ट फर्नेस में परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस के ट्यूअर लेवल पे गैसेस जनरेट होता है, CO2, फिर CO बनता है, फिर वो आगे ऊपर की ओर पास होता है। तो अगर परमेबिलिटी नहीं होगी ना, तो वो गैस ऊपर की ओर पास नहीं हो पाएगा, तो ब्लास्ट फर्नेस आपका काम नहीं करेगा। ठीक है। तो 10 mm से नीचे रहेगा और तो परमेबिलिटी घट जाएगी, तो इससे फर्नेस का वर्किंग अफेक्ट होगा, है ना। अब बात आती है कि 40 mm से ऊपर हुआ तो क्या दिक्कत होगा। तो देखिए, अगर 40 या 50 mm से ऊपर हुआ साइज़, तो साइज़ बड़ा हो जाएगा। उस केस में जो है ना, रिडक्शन में टाइम लगेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा होगा और उसको रिड्यूस होने में उतना ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है। तो ये होना चाहिए कि जो स्टैक लेवल है उसमें भी मैक्सिमम जो रिडक्शन है वो और का हो जाना चाहिए। ठीक है। अगर वो नहीं हुआ, अगर साइज़ बड़ा हुआ तो प्रॉपर रिडक्शन हो नहीं पाएगा, तो टूअर लेवल तक आते आते भी उसका रिडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा, है ना। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि टूअर लेवल तक आते आते क्या हो जाना चाहिए, पूरा ओर को रिड्यूस होके लगभग मेल्ट हो जाना चाहिए। ठीक है। अगर वो नहीं हुआ तो आगे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वो सॉलिड ही रहेगा और सीधे अर्थ में चला जाएगा उस कंडीशन में। ठीक है। तो साइज़ भी 40 या 50 mm से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और अगर कोल्ड बेस्ड DRI है, जो रोटरी गिलन है, तो उस केस में साइज़ 15 से 18 या 15 से 20 mm के आसपास होना चाहिए। और अगर गैस बेस्ड DRI है तो 20 से 30 या 20 से 40 mm साइज़ का होना चाहिए। ठीक है। साइज़ का अपना महत्व है, छोटा भी नहीं होना चाहिए, बड़ा भी नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया। अब बात आती है कि अगर 10 mm से छोटे साइज़ का है तो हम उसको कहाँ यूज़ करेंगे। 10 mm से छोटा है तो, क्योंकि उस ओर को आप फेंक नहीं सकते हो, वो यूज़फुल है, उसमें आयरन कंटेंट है अभी भी। ठीक है। तो बहुत अच्छा एक रूट आया है, सिंटर और पैलेट मेकिंग। ठीक है। तो अगर साइज़ जो है 10 mm से छोटा है और 100 मैच साइज़ से बड़ा है, मतलब 100 मैच साइज़ से 10 mm के बीच अगर साइज़ है और का, तो हम उसको बनाते हैं सेंटर।
उसको हम सिंटर प्लांट में भेजते हैं। अलग से वीडियो मैंने बनाया है, वो आप देख सकते हो कैसे सिंटर बनता है, क्या एडवांटेजेस है, सब कुछ मैंने बताया है। ठीक है। और अगर 100 मेश साइज़ से छोटा है, आयरन ओर का साइज़ बहुत फाइन है ना, तो हम उसको बेचते हैं पैलेट बनाने के लिए, पैलेट प्लांट में। ठीक है। अब ये सिंटर और पैलेट का अलग वीडियो है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कैसे सिंटर बनता है, पैलेट बनता है, और क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, क्या एडवांटेजेस होते हैं उसके। यहाँ पे फोटो दिया गया है, देखो ये आयरन ओर का है, ये पैलेट का है। अब बर्डन क्वालिटी, अब देख लेते हैं क्या क्या क्वालिटीज़ या क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आयरन ओर में होना चाहिए। ठीक है। या बोल सकते हो किसी भी आयरन बियरिंग मटेरियल पे होना चाहिए। आयरन बियरिंग मटेरियल सिंटर है, पैलेट भी है, और आयरन ओर है लंप के फॉर्म में। तो पहला जो है फिजिकल क्वालिटी या फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए। पहला है एक क्लोज साइज रेंज विथ मैक्सिमम ऑफ फाइन्स। मतलब जो आयरन ओर का जो साइज़ है ना, उसमें वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आधा जो है 40 mm साइज़ का है, आधा 10 mm साइज़ का, तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो ये नहीं होना चाहिए। जो आयरन ओर का साइज़ लगभग सेम होना चाहिए। जैसे 40 mm है तो 40 से 30 mm के आसपास हो तो बेटर है। ठीक है। कुछ परसेंटेज में हो 10 mm का, बट ऐसा ना हो कि आधा 10 mm का, आधा 40 mm का। क्लोज साइज रेंज में होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर साइज़ डिफरेंस ज़्यादा होता है ना, तो परमेबिलिटी घट जाती है। इससे क्या होता है, जो बड़े साइज़ का जो ओर है, वो जो गैप बनाता है, उसको छोटे साइज़ का ओर फिल कर देता है। तो गैप फिल हो गया तो इससे क्या होगा, परमेबिलिटी घट जाती है। ठीक है। तो साइज़ रेंज आसपास होना चाहिए, बहुत ज़्यादा साइज़ में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और मिनिमम ऑफ फाइन्स होना चाहिए, है ना। फाइन्स तो बोल सकते हो ना के बराबर होना चाहिए, बस ये है कि साइज़ रेंज क्लोज साइज़ रेंज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा साइज़ में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सेकेंड है एन एबिलिटी टू विथ स्टैंड द फिजिकल स्ट्रेस। एबिलिटी टू विथ स्टैंड फिजिकल स्ट्रेस, इसका मतलब है स्ट्रेंथ से है। मेटल के अंदर, मेटल बोलता हूँ, आयरन ओर में प्रॉपर स्ट्रेंथ होना चाहिए। ठीक है। अब ये स्ट्रेंथ जो है ना, दो टाइप का स्ट्रेंथ होता है, एक कोल्ड स्ट्रेंथ होता है और एक हॉट स्ट्रेंथ होता है। कोल्ड स्ट्रेंथ का मतलब होता है जब आयरन और कोल्ड कंडीशन में है, तब उसका जो स्ट्रेंथ होता है उसको कोल्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है। अब कोल्ड स्ट्रेंथ क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमको आयरन ओर को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, माइन से प्लांट तक ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है। ट्रांसपोर्ट करने के बाद प्लांट के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्लांट के अंदर उसको स्टॉक यार्ड में भेजते हैं, फिर यहाँ से कन्वेयर बेल्ट से होते हुए हम उसको हॉपर बंकर में डालते हैं। तो हॉपर बंकर में जब आप डालते हो तो वहाँ पे भी स्ट्रेस लगता है। ठीक है। उसके बाद उसको फाइनली जब आप फर्नेस में चार्ज करते हो उतने हाइट तक ले जा करके फिर फर्नेस में छोड़ते हो, तो वहाँ पे भी स्ट्रेस लगता है ना। वो स्ट्रेस कोल्ड कंडीशन में लगता है। तो अगर प्रॉपर अगर कोल्ड स्ट्रेंथ नहीं होगा आयरन ओर में, तो क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाएगा, तो इससे परमेबिलिटी को अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। तो प्रॉपर कोल्ड स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है। और हॉट स्ट्रेंथ भी ज़रूरी है। हॉट स्ट्रेंथ को हम दूसरे नाम से जानते हैं नॉन डिक्रिपिटेटिंग नेचर। डिक्रिपिटेशन मतलब क्या होता है, जब हम आयरन ओर को फर्नेस में चार्ज करते हैं, है ना। अब देखिए फर्नेस के अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जब वो ज़्यादा हाई टेम्परेचर में जाता है आयरन ओर, तो धीरे धीरे वो डिक्रिपेट होने लगता है, धीरे धीरे टूटने लगता है, या उसका स्ट्रेंथ जो है वो कम होने लगता है। ठीक है। तो ऐसा ना हो, प्रॉपर आयरन ओर में हॉट स्ट्रेंथ हो, मतलब वो हॉट कंडीशन में भी अपना स्ट्रेंथ बना के रखे। ठीक है। ये भी ज़रूरी है। अगर हॉट स्ट्रेंथ नहीं होगा तो जैसे आप फर्नेस में चार्ज करोगे, कुछ समय बाद वो ब्रिटल, एकदम फ्रेजाइल नेचर का हो जाएगा, पूरा टूट जाएगा, इससे परमेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है। तो नॉन डिक्रिपेटिंग नेचर का होना चाहिए। फोर्थ है एबिलिटी टू विथ स्टैंड माइल्डली रिड्यूसिंग कंडीशन एट लोअर टेम्परेचर विदाउट ब्रेकिंग। मतलब ये बोलो, जब आप फर्नेस में चार्ज करते हो आयरन ओर को, तो जब आप स्टैक में चार्ज करते हो ना, तो स्टैक में क्या होता है, रिड्यूसिंग कंडीशन माइल्डली होता है, रिड्यूसिंग कंडीशन थोड़ा कम होता है, और वहाँ पर टेम्परेचर लो होता है। तो उस कंडीशन में भी आयरन ओर विथ स्टैंड करे, है ना, मतलब ब्रेक ना हो। फिर लो स्वेलिंग टेंडेंसी होना चाहिए। अब देखो जैसे ही हम मेटेरियल को चार्ज करते हैं ना, आयरन ओर के जो भी रॉ मटेरियल को, तो जब वो हाई टेम्परेचर में एक्सपोज होता है, फिर धीरे धीरे वो नीचे की ओर बढ़ता है, ब्लास्ट होने से नीचे की ओर जाता है, तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है ना। तो रॉ मटेरियल थोड़ा स्वेल होता है, स्वेल मतलब होता है फूल जाता है टेम्परेचर के कारण और रिड्यूसिंग गैसेस के कारण। तो स्वेलिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा ना हो। स्वेल तो होता है हर रॉ मटेरियल, बट स्वेलिंग बहुत ज़्यादा ना हो। अगर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होगा ना, तो क्या होगा, वो ज़्यादा फैलेगा तो वो दीवार पे क्या करेगा, धक्का देगा, जो जो ब्लास्ट होने से दीवार को धक्का देगा, और वहाँ पे हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा डेंसिटी रहा तो ऊपर में हैंग हो सकता है। क्योंकि ये स्वेल होकर क्या होगा, ये पूरा ऊपर में जम जाएगा, नीचे नहीं आ पाएगा। अगर ज़्यादा स्वेलिंग हुआ तो आयरन और या बाकी रॉ मटेरियल ज़्यादा स्वेलिंग हुआ तो ऊपर हैंग हो जाएगा वो। ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम आ सकती है, तो लो स्वेलिंग टेंडेंसी होनी चाहिए।
तो इन सब जो प्रॉपर्टी अभी मैंने बताया ना, इन सब का टेस्टिंग होता है पहले, ठीक है। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखा है, वो आप देख सकते हो। सबका सारे जो प्रॉपर्टीज़ है उसका प्रॉपर टेस्टिंग होता है, उसके बाद ही हम मटेरियल को फर्नेस में चार्ज करते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए या केमिकल क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, तो पहला है हाई परसेंटेज ऑफ आयरन एंड लो गैंग कंटेंट। तो बेसिक रिक्वायरमेंट है आयरन ओर के लिए, सिंपल सी बात है, आयरन ओर में आयरन का कंटेंट हाई होना चाहिए और गैंग कंटेंट कम होना चाहिए, ठीक है, तब उसको हम बेटर मानेंगे। फिर है परसेंटेज ऑफ सिलिका, एल्यूमिना एक्सेट्रा शुड बी लो। अब देखिए जो गैंग कंटेंट में है, गैंग में सबसे ज़्यादा तो ख़राब गैंग है वो एल्यूमिना होता है, क्योंकि एल्यूमिना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एल्यूमिना जल्दी से अलग नहीं होता है ब्लास्ट फर्नेस में। तो एक टर्म है एल्यूमिना सिलिका रेशियो, मतलब एल्यूमिना का परसेंटेज और सिलिका का परसेंटेज आयरन ओर में, उसको हम उसका अगर हम रेशियो निकालें तो हम उसको एल्यूमिना सिलिका रेशियो बोलते हैं। वो बहुत कम होना चाहिए आयरन ओर के लिए। अब देखो एल्यूमिना ज़्यादा है सिलिका कम है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है, क्योंकि सिलिका जो है वो गैंग तो है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बट उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा जितना एल्यूमिना करता है, ठीक है। तो एल्यूमिना कंटेंट कम से कम होना चाहिए। थर्ड क्या है, प्रॉपर ओवरऑल केमिस्ट्री ऑफ बर्डन टू इंश्योर एडिक्वेट डिसल्फराइजेशन ऑफ मेटल। तो बर्डन की जो केमिस्ट्री है आयरन ओर का, ओवरऑल जो कंपोजिशन है वो डिसल्फराइजेशन को प्रमोट करे, क्योंकि देखो डिसल्फराइजेशन का एकमात्र जगह क्या है, ब्लास्ट फर्नेस है, क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस में ही वो फेवरेबल कंडीशन होते हैं जहाँ पे आप सल्फर को आसानी से रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो आयरन ओर का कॉम्पोजिशन कैसा होना चाहिए, जो डिसल्फराइजेशन को प्रमोट करे, है ना। और डिसल्फराइजेशन को प्रमोट करना मतलब जो आपका आयरन ओर है ना उसमें कुछ अमाउंट में कैल्शियम ऑक्साइड भी हो। एक मैंने पिछली वीडियो में बताया था कैल्क्रियस ओर होता है जिसमें कुछ अमाउंट में लाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उस टाइप का ओर जो है वो डिसल्फराइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ऑलरेडी लाइम प्रेजेंट है आयरन ओर में, ओके। और क्या होनी चाहिए, गुड रिड्यूसिबिलिटी, रिड्यूसिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए आयरन ओर की, आसानी से रिडक्शन होना चाहिए उसका, ठीक है। तो ये इसके केमिकल क्वालिटीज़ हो गई। अब इन सब क्वालिटीज़ का भी चेक प्रॉपर लैब में किया जाता है ना। परसेंटेज देखा जाता है, गैंग का परसेंटेज क्या है, कौन सा गैंग प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद रिड्यूसिबिलिटी चेक किया जाता है आयरन ओर का। तो ये सारा का टेस्टिंग होता है, वो आप सेपरेट वीडियो में देख सकते हो। अब देखते हैं ट्रीटमेंट। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ना आयरन ओर ट्रीटमेंट का, वो क्रशिंग एंड साइजिंग होता है, ठीक है। तो क्रशिंग एंड साइजिंग के लिए बहुत सारे क्रशर्स होते हैं, स्पेशली बड़े साइज़ के ओर को तोड़ने के लिए ऐसा जॉ क्रशर होता है जिसको हम प्राइमरी क्रशर बोलते हैं। जॉ क्रशर हो गया, कोन क्रशर हो गया और गैरेटरी क्रशर, ये मेन क्रशर होते हैं जो आयरन ओर को तोड़ते हैं प्रॉपर साइज़ में। और इसके बाद ये स्क्रीन है जो आप देख रहे हो, ये स्क्रीन है, जैसे आप घर में आटा छानते हो ना, बस उसी तरीके से स्क्रीन, मतलब वही जाली रहता है, अलग अलग साइज़ का रहता है ये स्क्रीन जो है, ठीक है। जैसे वहाँ ऊपर देखो, यहाँ का साइज़ ज़्यादा बड़ा, यहाँ का छोटा, फिर यहाँ का और छोटा है, तो ये होता है स्क्रीन। अब यहाँ पे देखो बहुत अच्छा फ्लो चार्ट दिखाया गया है कि हम कैसे साइजिंग और स्क्रीनिंग करते हैं। तो सबसे पहला जो ओर है जो माइन से आता है ना, जिसको रन ऑफ माइन ओर बोलते हैं, जो माइन से आता है वो 1 से 1.25, 1 से 1.5 मीटर साइज़ का होता है, मतलब 1 मीटर साइज़ से भी बड़ा होता है। जो ओर निकलता है माइन से वो 1 मीटर से भी बड़ा होता है, क्योंकि आजकल मशीनिंग से पूरा माइनिंग होता है, तो बड़े बड़े साइज़ का, बहुत बड़े बड़े साइज़ का आयरन ओर निकलता है, वो 1 मीटर का साइज़ का है। अब उसको क्या करते हैं, क्रशिंग करते हैं प्लांट के माइनिंग साइट पे ही, जहाँ पे माइंस होता है ना वहीं पे क्रशिंग करते हैं। ऐसा नहीं कि 1 मीटर के साइज़ को आयरन ओर को हम प्लांट में भेजते हैं, ऐसा नहीं है। प्राइमरी क्रशिंग माइंस में ही हो जाता है, ठीक है। बड़ा बड़ा जॉ क्रशर, गैरेटरी क्रशर होता है, वहाँ से उसको क्रश करके 100 mm साइज़ के नीचे लेके आते हैं माइंस में ही, ठीक है। अब जो 100 mm साइज़ का जो आयरन ओर है उसका अलग अलग रूट में भेजते हैं कई जगह पे, माइन के अंदर ही, फिर उसको फिर से क्रशिंग और स्क्रीनिंग करते हैं, प्रॉपर साइज़ में लाते हैं। क्योंकि देखो ब्लास्ट फर्नेस में हमको क्या चाहिए, 10 से 40 mm के बीच का हमको साइज़ चाहिए, है ना। तो पहला जो क्रशिंग होता है उसमें, माइंस में जो पहला बार जो क्रशिंग होता है उसमें हम उसको 100 mm तक तोड़ लेते हैं, ठीक है। अब 100 mm, अब माइंस के पास, जो माइनिंग कंपनी होती है उसके पास ऑप्शन होता है कि 100 mm को सीधा ट्रांसपोर्ट कर दे या प्रॉपर उसको 10 से 40 mm साइज़ का बना के दें, ठीक है। तो उसका अलग से पैसा होता है, अगर 10 से 40 mm का बना के दे रहा है तो एक्स्ट्रा कॉस्ट लेगा, और अगर 100 mm को सीधा भेज रहा है प्लांट को तो थोड़ा कम कॉस्ट रहेगा उसका, ठीक है। तो देखो अगर 100 mm साइज़ को सीधे प्लांट में भेज रहे हैं, मतलब प्लांट को अब वो क्रशिंग करना पड़ेगा, क्योंकि 100 mm को तो हम चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहला अल्टरनेटिव क्या है कि सीधा प्लांट को भेज दो। अब वो प्लांट का काम हो जाएगा क्रशिंग करना और स्क्रीनिंग करना, तो प्लांट अपने हिसाब से क्रशिंग और स्क्रीनिंग करेगा, ठीक है।
और अगर 10 से 50 या 10 से 40 के साइज़ का है तो उसको सीधा भेज देंगे ब्लास्ट फर्नेस के, है ना, जिसको हम लंप ओर बोलते हैं। ठीक है, और जो छोटे साइज़ का होगा, आप देखो जब हम क्रशिंग करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एक प्रॉपर साइज़ का ही आपको ओर मिलेगा। ठीक है, बहुत कुछ अमाउंट में छोटा ओर भी बनता है, कुछ अमाउंट में बड़ा भी बनता है, क्योंकि क्रशिंग के समय किसी भी साइज़ का बन सकता है। तो अगर 10 से 50 के बीच का जो रहता है ना, ठीक है, उसको हम सीधे भेज देते हैं ब्लास्ट फर्नेस के लिए। और अब तो उससे भी छोटा है, 10 से भी छोटा है, तो उसको अलग करने के लिए क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। हर लेवल पे स्क्रीनिंग होता है। ठीक है, तो 10 से 40 को हम भेज देते हैं ब्लास्ट फर्नेस में। देखो अब मैं 10 से 40 या 10 से 50 बोल रहा हूँ, तो उसको आप एक ही समझो। तो जो 10 से छोटा साइज़ होता है ना, उसको फिर से स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है, फिर से स्क्रीनिंग करते हैं 60 mm मेश साइज़ लेवल का। तो जो 60 mm मेश साइज़ से जो छोटा होता है ना, उसको सीधा भेज जाते हैं पैलेटाइजेशन के लिए। और जो 60 mm साइज़ से बड़ा होता है, 60 में से 10 के बीच का होता है, उसको भेज दिया जाता है सेंटर प्लांट में। ठीक है, यहाँ पे सेंटर प्लांट में भेज देते हैं, यहाँ पे देखो। और जो बहुत छोटा उसको पायलट प्लांट में भेज देते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन क्या होता है, माइंस के पास होता है। माइंस खुद ही क्रश कर सकता है, तो माइंस के पास भी ऑप्शन होता है कि वो प्रॉपर साइज़ में सप्लाई करें। तो अगर वो करता है तो उसको सेकंड टाइम क्रशिंग करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम उसमें क्रशिंग करके क्या कि 100 mm साइज़ का लाया, अब सेकंड टाइम क्रशिंग होगा माइंस में ही, माइन साइट में ही। तो वहाँ से जो प्रॉपर साइज़ का और होगा, सीधे उसको भेज देंगे प्लांट को। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस में चार्ज करने के लिए। और जो उससे छोटे साइज़ का रहेगा, है ना, छोटे साइज़ का मतलब वही सेम चीज़। अगर 60 में से 10 का है तो उसको सेंटर प्लांट को भेज देंगे, और अगर 60 में से नीचे है तो उसको पैलेट प्लांट को भेज देंगे। ठीक है, मतलब कई बार प्लांट जो है वो डायरेक्टली प्रॉपर साइज़ का ओर मंगाती है, उसको सीधा चार्ज करती है। कई जगह ऐसा होता है कि जो खुद ला के क्रशिंग करती है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, ये हो गया क्रशिंग और स्क्रीनिंग। अब उसके अलावा देखो और कौन कौन से बेनिफिशिएशन होते हैं आयरन ओर के। अब देखो आयरन ओर का बेनिफिशिएशन पूरी तरीके से डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी पे, उसके कॉम्पोजिशन पे, उसके गैंग कंटेंट पे। अगर प्रॉपर अमाउंट में आयरन प्रेजेंट है, गैंग कंटेंट कम है, तो हमको किसी तरीके से बेनिफिशिएशन की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्रशिंग करके, साइजिंग करके फर्नेस में चार्ज कर सकते हो। लेकिन अगर गैंग कंटेंट ज़्यादा है ना, उस केस में क्या करना पड़ता है, हमको कुछ अमाउंट में गैंग को अलग करना पड़ता है ना। क्योंकि अगर गैंग कंटेंट ज़्यादा होगा आयरन ओर में, अब आप उसको सीधे चार्ज करोगे फर्नेस में, तो क्या होगा ना, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। एक तो स्लैग ज़्यादा बनेगा, क्योंकि गैंग ज़्यादा है मतलब स्लैग ज़्यादा बनेगा। अब जितना ज़्यादा स्लैग बनता है उतना ज़्यादा स्लैग का वॉल्यूम होगा। तो ज़्यादा स्लैग का वॉल्यूम मतलब क्या होता है ना, कंपोजिशन, फिर पिग आयरन का जो कंपोजिशन है वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। फिर ज़्यादा सिलिकॉन, ज़्यादा सल्फर आपको मिलेगा हॉट मेटल में। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा स्लैग वॉल्यूम होगा, जितना ज़्यादा स्लैग होगा उतना ज़्यादा सल्फ़र और सिलिकॉन जो है हॉट मेटल में जाएगा। ओके, तो इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में क्या अच्छा है कि जितना अमाउंट में जो गैंग है उसको हम पहले ही अलग कर लें। क्योंकि जब वो फर्नेस में चार्ज होता है तो गैंग प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ज़्यादा अच्छा क्या है कि जितना हो सके गैंग को अलग कर लो बिफोर चार्जिंग इन द फर्नेस। ठीक है, तो गैंग को ही अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, बेनिफिशिएशन करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं, तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ये सारे मेथड्स हो सकता है आप पढ़ भी लिए हो मिनरल प्रोसेसिंग सब्जेक्ट में, अगर नहीं पढ़े हो तो आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, पहला है मैग्नेटिक सेपरेशन। पहला मेथड क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन। तो ये आप स्कूल में भी पढ़े होंगे, मैग्नेटिक कॉन्सेंट्रेशन है, मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें सिंपल सा क्या होता है, दो ऐसे ड्रम जैसे लगे होते हैं, ये ड्रम है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या होता है, बेल्ट होता है, कन्वेयर बेल्ट। ये लगातार घूमते रहता है। ये डायरेक्शन गलत दिया, इस डायरेक्शन में घूमेगा। ये क्या करता है, ड्रम घूमता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो ओर है, जो ग्राउंडेड ओर है, उसको चार्ज करते हैं इस जगह पे। फिर ये कन्वेयर बेल्ट से आगे जाता है। अब ये जो ड्रम है ना, वो मैग्नेटाइज्ड होता है। ठीक है, ये जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है कुछ डिस्टेंस तक। तो जो जो मैग्नेटिक जो मटेरियल है, स्पेशली जो आयरन ओर है, आयरन ओर में जो है Fe3O4, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट, ये जनरली चुंबक से बहुत आसानी से चिपकता है, बहुत ज़्यादा फेरोमैग्नेटिक होता है ना, चुंबक से आसानी से चिपकता है। तो इस टाइप का अगर ओर को आपका बेनिफिशिएशन करना है मैग्नेटाइट का, तो आपको लो इंटेंसिटी चुंबक से भी काम चल जाएगा। ज़्यादा आपको इंटेंसिटी फील्ड नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक नेचर का, तो बड़ी आसानी से चिपकता है। तो इसके लिए लो इंटेंसिटी फील्ड भी काम कर लेगा। लेकिन जो हेमेटाइट होता है Fe2O3,
है ना। इसका जो मैग्नेटिक नेचर थोड़ा सा वीक होता है, बहुत ये जल्दी से अट्रैक्ट नहीं होता है, तो इसके लिए हाई मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ती है हेमेटाइट को अलग करने के लिए। ठीक है, तो जब हम ओर को कन्वेयर बेल्ट से भेजते हैं तो देखो ये क्या है, मैग्नेटिक है ड्रम। तो जो मैग्नेटिक जो मटेरियल होगा, स्पेशली जो आयरन ओर है वो मैग्नेटिक है, तो मैग्नेटिक मटेरियल इसके साथ चिपका रहेगा, तो चिपकने की वजह से ये थोड़ा पास गिरेगा, है ना। ये जो ड्रम के थोड़ा पास गिरेगा जो मैग्नेटिक पार्टिकल होगा, और जो नॉन मैग्नेटिक होगा वो अपने काइनेटिक एनर्जी के कारण थोड़ा आगे जा कर के गिरेगा इस तरीके से। तो इस तरह से क्या होगा, सेपरेशन होगा, है ना। क्योंकि जो हमारा आयरन ओर है वो तो मैग्नेटिक नेचर का है, लेकिन जितने भी गैंग है ना वो नॉन मैग्नेटिक है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, आयरन ओर को प्रॉपर्ली क्रश कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको मैग्नेटिक सेपरेटर पे भेजते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अलग होता है, जो मैग्नेटिक पार्टिकल है वो थोड़ा पास गिरेगा और जो नॉन मैग्नेटिक है वो दूर जा कर के गिरेगा। ठीक है, ये मेन कॉन्सेप्ट है। सेकेंड जो मेथड है इसमें ना ग्रेविटी सेपरेशन है। अब जो ग्रेविटी सेपरेशन है बहुत सारे टाइप का होता है, एक हेवी मीडिया सेपरेशन होता है, जिगिंग होता है, टैबलिंग होता है और स्पायरल होता है। ये सब आता है ग्रेविटी सेपरेशन के अंदर। तो थोड़ा सा ब्रीफ में मैं सबको बता देता हूँ। हेवी मीडिया सेपरेशन, हेवी मीडिया सेपरेशन देखो कैसे काम करता है, वो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी के बेस पे काम करता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं ना, एक ऐसा लिक्विड सस्पेंशन बनाते हैं जिसका कि स्पेसिफिक ग्रेविटी गैंग और आपका जो मेन ओर है उसके बीच होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जो गैंग है, जो आयरन ओर में जो गैंग है, मान के चलो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 है ना। ठीक है, और मान लो ग्राम पर सीसी है, और जो आपका मेन आयरन ओर है, जो मेन आयरन ओर है या फिर बोल सकते हो मान के चलो हेमेटाइट है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी मान के चलो 4 है। तो इसमें दोनों के बीच में स्पेसिफिक ग्रेविटी में डिफरेंस आ गया, हाँ डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करने के लिए एक ऐसा आर्टिफिशियल सस्पेंशन बनाएंगे, आर्टिफिशियल लिक्विड बनाएंगे जिसका कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना हो, 3 हो। ठीक है ना। तो हमने एक ऐसा लिक्विड बना लिया जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 है, गैंग और आपका जो कॉन्सेंट्रेट है, कॉन्सेंट्रेट बोलते हैं, जो मेन ओर होता है उसको कॉन्सेंट्रेट बोलते हैं। तो गैंग और कॉन्सेंट्रेट के बीच में है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना, वो हमने लिक्विड बना लिया। अब जब हम इस आयरन ओर को क्रश करके, पूरा क्रश करके जब हम डालेंगे उस लिक्विड सस्पेंशन में, तो क्या होगा, जो गैंग होगा वो क्या है, हल्का है। ठीक है, उस लिक्विड से हल्का है, तो गैंग क्या हो जाएगा, ऊपर में फ्लोट हो जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है लिक्विड के कंपेयर में, तो वो ऊपर फ्लोट हो जाएगा। लेकिन जो आपका कॉन्सेंट्रेट है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है लिक्विड से, तो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, सिंक हो जाएगा। तो इससे क्या हो गया, गैंग अलग हो गया आपका और कॉन्सेंट्रेट अलग हो गया। तो बहुत ही सिंपल ऑपरेशन होता है ना। तो यहाँ पे हमको लिक्विड प्रिपेयर करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल सस्पेंशन लिक्विड। तो उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं हम, वाटर में फेरोसिलिकन ऐड करते हैं। फेरोसिलिकन बहुत ही फाइन साइज में फेरोसिलिकन है, या फिर सैंड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं सस्पेंशन लिक्विड बनाने के लिए। देखो वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी तो बहुत कम होता है, 1 के आसपास होता है ना। तो वाटर को आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, कुछ मटेरियल के लिए कर भी सकते हो लेकिन आयरन ओर की कंडीशन में नहीं कर सकते, है ना। तो वाटर में हमको वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ाने के लिए कुछ डालना पड़ता है, तो उसके लिए फेरोसिलिकन है या फिर सैंड वगैरह डालते हैं ताकि लिक्विड का एक सस्पेंशन बन सके, प्रॉपर स्पेसिफिक ग्रेविटी अचीव किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है जिगिंग प्रोसेस। ठीक है, तो जिगिंग प्रोसेस में क्या होता है ना, ये मूवमेंट होता है इसमें लिक्विड का। ठीक है, देखो कैसा होता है जिगिंग प्रोसेस के लिए, यहाँ पे एक सरफेस होता है, परफोरेटेड सरफेस बोलते हैं जिसको, एक जालीनुमा एक बॉटम होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक जालीनुमा एक बॉटम होगा, है, उसके ऊपर हम जो जो ओर है जिसमें गैंग भी है और कॉन्सेंट्रेट भी है, उसको हम लोग प्रॉपरली क्रश करके यहाँ पे क्या कर देंगे, डाल देंगे। ठीक है, परफोरेटेड जो जालीनुमा जो बॉटम है उसके ऊपर। ठीक है, अब उसके बाद क्या कराना होता है, यहाँ से देखो पल्सेटिंग डिवाइस होता है। जब इस डिवाइस को जब मैं ऐसे नीचे की ओर ले जाऊँगा तो क्या होगा, लिक्विड इधर से आने की वजह से लिक्विड क्या होगा, इधर की ओर फ्लो करेगा, क्योंकि मैं ऊपर से उसको दबा रहा हूँ पल्सेटिंग डिवाइस को, तो लिक्विड आपका इधर की ओर जाएगा। तो अब देखो बॉटम जो है जालीनुमा है, तो जो वाटर है ना वो क्या करेगा, इधर पुश करेगा, सारे मटेरियल को ऊपर की ओर पुश करेगा। ठीक है, तो जो हल्के होंगे, जो हल्के पार्टिकल होंगे वो वाटर के साथ ऊपर की ओर फ्लो करेंगे, है ना। देखो जो पल्सेटिंग जो स्पीड है उसको ऐसा रखेंगे ताकि एक एक जो वेट होगा, है ना, या जो एक स्पेसिफिक ग्रेविटी का एलिमेंट होगा, पार्टिकल है, वो ऊपर की ओर फ्लो करे, है ना। तो स्पीड को भी प्रॉपर्ली कंट्रोल करना जरूरी है। अगर बहुत स्लो स्पीड करोगे तो गैंग जो पार्टिकल है, जो हल्के पार्टिकल वो भी ऊपर की ओर फ्लो नहीं करेंगे, या एकदम ज़्यादा स्पीड से करोगे तो जो लार्ज पार्टिकल है, जो हेवी पार्टिकल है, वो भी ऊपर की ओर फ्लो करेंगे। तो प्रॉपर एक स्पीड से हम क्या करते हैं, वाटर को ऊपर की ओर ऐसे धकेलते हैं, ऊपर की ओर फ्लो कराते हैं।
तो जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं ना वो वाटर के साथ ऐसे ओवरफ्लो हो जाते हैं, वाटर के साथ ओवरफ्लो हो जाते हैं क्योंकि वो हल्का है। जनरली जो गैंग पार्टिकल होते हैं वो हल्के होते हैं तो वो ओवरफ्लो हो जाते हैं वाटर के साथ, लेकिन जो हेवी पार्टिकल होते हैं वो ओवरफ्लो नहीं होते, वो नीचे पे ही रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम गैंग को अलग करते हैं, है ना। और कुछ जो फाइन पार्टिकल होते हैं वो परफोरेटेड जो बॉटम होता है उससे नीचे भी आ जाता है, क्योंकि जालीनुमा बॉटम होता है तो बहुत फाइन साइज़ की ज़रूरत है, तो जाली से अंदर जा सकते हैं वो फाइन साइज़ के जो पार्टिकल है नीचे भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करते हैं जिगिंग प्रोसेस, है ना। इसका प्रोसेस आप बहुत जगह देख सकते हो, जैसे आप लोग देखोगे अपने 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 घर में जो दाल होता है उड़द दाल के छिलकों को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है। उसको अलग करने के लिए हम सिंपल पानी लेते हैं और पानी में उसको हम ऐसे डुबा के ऊपर नीचे करते हैं, तो उससे क्या होता है जो छिलका होता है जो हल्का होता है वो हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करोगे पानी में लेके तो छिलका है वो क्या होता है हल्का होता है, पानी के साथ ऊपर आ जाता है, लेकिन जो भारी जो दाल होता है वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है टैबलिंग। टैबलिंग भी सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी पे ही काम करता है। टैबलिंग में क्या होता है, ऐसा एक टेबल होता है, देखो ये एक टेबल है। अब इस टेबल में ऐसे रिफल्स लगे होते हैं। रिफल मतलब ये एक तरह से उठाव होता है, थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा रहता है। ये जो रिफल है थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा है टेबल में, है ना। अब ये टेबल क्या होता है ऐसे वाइब्रेट करते रहता है, मोशन करते रहता है इस ऐसे इस डायरेक्शन में, ऊपर नीचे नहीं करेगा, वर्टिकली ही नहीं हॉरिजॉन्टली क्या करेगा, ये वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे फीड डालते हैं। फीड मतलब जो अपना आयरन और जो हमने प्रॉपर्ली क्रश कर दिया उस फीड को यहाँ से डालते हैं, है ना। अब इसमें वाटर वाटर फ्लो कराया जाता है, एक प्रॉपर स्पीड में वाटर फ्लो करते हैं और हमारा फीड को यहाँ चार्ज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं, जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं ना वो वाटर के साथ ऐसे फ्लो कर जाते हैं सीधा, क्योंकि वो हल्का है। ये जो रिफल है ना, रिफल एक क्या है थोड़ा सा उठाव है टेबल में, तो वाटर उसको ना जो हल्के पार्टिकल होता है उसको अपने साथ बहा के ले जाता है। ये रिफल में जो है वो रुकता नहीं है, वाटर उसको प्रॉपरली बहा करके छोटे जो हल्के पार्टिकल उसको बहा करके बाहर कर देता है। ठीक है ना। तो जो हल्के पार्टिकल है ना वो यहाँ पे मिलेंगे सीधा, ये सीधा वाटर फ्लो करा के उसको नीचे ला देगा क्योंकि वो कहीं पे रुकेगा नहीं। लेकिन जो थोड़ा हेवी पार्टिकल होगा, ठीक है, जो हेवी पार्टिकल जनरली जो कॉन्सेंट्रेट होता है वो हेवी होता है, तो जो हेवी पार्टिकल है ना वो वाटर के साथ फ्लो नहीं होगा, वो क्या करेगा इस तरह से मूवमेंट करेगा। ऐसा मूवमेंट क्यों करेगा, क्योंकि देखो बीच में रिफल्स बने हैं, उठाव है, तो पानी इसको थोड़ा सा बहाएगा। जैसे पानी इसको बहा के यहाँ ले आया, लेकिन इसको पार नहीं करेगा, थोड़ा सा इधर की ओर मूव करेगा, फिर इसको पानी बहा के ले आया तो यहाँ आ जाएगा, फिर इसको इधर की ओर फ्लो करेगा, फिर पानी बहाएगा तो इधर। तो इस तरह से जो कॉन्सेंट्रेट जो होगा ना वो इधर आकर के इकट्ठा होगा। ठीक है, जो हेवी पार्टिकल है वो इधर इकट्ठा होगा, जो एकदम जो लाइट पार्टिकल है वो यहाँ पे इकट्ठा होगा, और इसके बीच में मिडलिंग जो जो बीच के मतलब बहुत हेवी नहीं होगा ना बहुत लाइट होगा वो यहाँ पे इकट्ठा होगा। ठीक है, तो टेबलिंग इस तरह से काम करता है। ओके, इस आपको डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा मिनरल प्रोसेसिंग वाले सब्जेक्ट में। फिर है फ्लोटेशन। फ्लोटेशन मतलब होता है फ्रोथ फ्लोटेशन। तो फ्रोथ फ्लोटेशन का सिंपल कॉन्सेप्ट ये होता है कि यहाँ पे हम यहाँ पे जो है हम ना सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करते हैं। जो कॉन्सेंट्रेट होता है उसके सरफेस को हम क्या बनाते हैं, हाइड्रोफोबिक। जो कॉन्सेंट्रेट होता है ना, उसके सरफेस को आपको क्या बना देना, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक नेचर का मतलब होता है कि वाटर को रिपेल करें, ऐसा नेचर बना देते हैं। तो उसके लिए हम क्या डालते हैं, कलेक्टर। कलेक्टर एक रिएजेंट होता है जो हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है, ये वाटर का ही सस्पेंशन होता है, इसमें हम कलेक्टर डालते हैं और फ्रोथर डालते हैं। दो तरीके का रिएजेंट आता है, एक कलेक्टर होता है ना। आयरन हम क्या करते हैं, अपना जो क्रश्ड ओर है उसको चार्ज कर देंगे, फिर हम क्या डालेंगे, कलेक्टर। तो कलेक्टर क्या करता है, स्पेशली ना ओर के सरफेस में जाकर के एड्जॉर्ब हो जाता है, ओर के सरफेस में एड्जॉर्ब हो जाता है। अब उसको क्या बना देता है, वाटर हाइड्रोफोबिक बना देता है, मतलब वो वाटर को रिपेल करेगा। वाटर को रिपेल करने का मतलब है सीधी सी बात है वो जो झाग जो होगा ना उसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि झाग में क्या होता है, फ्रोथ में क्या होता है, वाटर फ्रोथ बनता कैसे है, फ्रोथ के अंदर में क्या होता है, एयर होता है ना, एयर होता है, तो ये फ्रोथ की तरफ अट्रैक्ट होगा, है ना। तो जो सरफेस हाइड्रोफोबिक होगा वो फ्रोथ को अट्रैक्ट करेगा, है ना, तो वो फ्रोथ के साथ ऊपर चला जाएगा। जो हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा वो फ्रोथ के साथ ऊपर चला जाएगा, लेकिन जो हाइड्रोफोबिक नेचर का नहीं होगा ना वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ऐसा कलेक्टर यूज़ करते हैं जो केवल जो कॉन्सेंट्रेट होता है ना, जो हमारा जो मेन ओर होता है Fe2O3 उसको हाइड्रोफोबिक बना देता है। तो हाइड्रोफोबिक बन गया और तो फ्रोथ के साथ अट्रैक्ट होकर ऊपर चला जाता है। ठीक है, लेकिन जो गैंग होता है वो कलेक्टर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, मतलब हाइड्रोफोबिक नहीं रहता, तो वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो कलेक्टर के रूप में यहाँ पे हम टाल ऑयल यूज़ करते हैं, फैटी एसिड यूज़ करते हैं, फिर पेट्रोलियम सल्फोनेट ये सब यूज़ करते हैं, है ना।
हाइड्रोफोबिक बनाने के लिए एज ए कलेक्टर। ओके, फिर नेक्स्ट है मैग्नेटिक रोस्टिंग। मैग्नेटिक रोस्टिंग मतलब देखो क्या होता है, जैसे आपको पता है कि हमारा जो ओर है हेमेटाइट Fe2O3, ये मैग्नेटिक नेचर का नहीं होता है, मतलब मैग्नेटिक होता है लेकिन बहुत ही वीकली मैग्नेटिक होता है, बहुत आसानी से चुंबक से नहीं चिपकता, मैग्नेट नहीं होता है ना। तो अगर मान के चलो मुझे सेपरेट करना है Fe2O3 को बाकी गैंग से, तो उसको क्या कर दो आप, इसको मैग्नेटिक रोस्टिंग कर दो। मैग्नेटिक रोस्टिंग करके आप इसको क्या बना दो, Fe3O4 बना दो, है ना। ठीक है, अब Fe3O4 बन के अब ये हाईली मैग्नेटिक हो गया, अब बड़ी आसानी से अब जो है मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा। तो अब इसका सेपरेशन करना बहुत आसान है बाकी गैंग से। ठीक है, तो सेपरेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं ना, मैग्नेटिक रोस्टिंग करते हैं, मतलब हेमेटाइट ओर को मैग्नेटाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो वो कैसे कर सकते हो आप, रिडक्शन करते हैं, हेमेटाइट ओर को रिड्यूस करके हम उसको मैग्नेटाइट बनाते हैं फर्नेस के बाहर, फर्नेस के अंदर नहीं, फर्नेस के बाहर ही हम मैग्नेटिक रोस्टिंग करते हैं। इसमें हेमेटाइट ओर को मैग्नेटाइट ओर में रिड्यूस कर देते हैं, है ना। 600 से 800 डिग्री सेल्सियस में माइल्डली रिड्यूसिंग कंडीशन में ये जो है हेमेटाइट से मैग्नेटाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये करने का मेन एक ही मकसद होता है ताकि हम मैग्नेटिक सेपरेशन कर सकें। ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन से बाकी गैंग से हमारा जो ओर है उसको अलग कर सकें। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है वॉशिंग प्रोसेस। वॉशिंग मतलब देखो क्या होता है, यहाँ पे देखो दिया है, द टर्म वॉशिंग मीन्स सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाइडली डिफरेंट साइजेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइजेस यूजिंग ए फ्लूइड करेंट। ठीक है, देखो वॉशिंग मतलब क्या होता है, वॉशिंग का मतलब होता है बहुत बड़े साइज़ का ओर और जो छोटे छोटे साइज़ का ओर है उसको सेपरेट करना। ठीक है, क्योंकि देखो जो बड़े साइज़ का ओर होता है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स जो ओर है वो चिपके होते हैं। ठीक है, या हो सकता है जो ओर है उसमें बहुत सारा मिट्टी वगैरह या फिर और दूसरे जो पार्टिकल्स है वो चिपके हों। ठीक है, तुमको उसको प्रॉपर वॉशिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर वॉशिंग नहीं करोगे तो क्या दिक्कत आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। जैसे प्रॉपर वॉशिंग नहीं हुआ है तो आप उस पर स्क्रीनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि मान के चलो मिट्टी बहुत ज़्यादा है ओर में, तो एक और दूसरा और चिपक जाएगा मिट्टी की वजह से, मिट्टी इसको एज ए बॉन्डिंग एलिमेंट का काम करेगा और उसको चिपका देगा, तो प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं होगा। अगर उसमें मिट्टी कंटेंट ज़्यादा हुआ, क्ले कंटेंट ज़्यादा हुआ, तो प्रॉपर उसका जब आप ट्रांसपोर्टेशन करोगे ना, तो प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन के समय वो स्टिक हो जाएगा, कन्वेयर बेल्ट से चिपक जाएगा, हॉपर से चिपक जाएगा, है ना, क्योंकि उसमें मिट्टी का कंटेंट ज़्यादा है। तो हमको उसको प्रॉपर वॉशिंग करना होता है। ठीक है, वॉशिंग का दो पर्पज़ है, जो भी अलग जो पार्टिकल है जैसे मिट्टी वगैरह उसको अलग करना, और जो आयरन ओर में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स चिपके होते हैं ना उसको सेपरेट करना, ये वॉशिंग का मेन मकसद होता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ये सब ऐसे वॉशर होता है, ये वॉशर है। ठीक है, इसी में हम डालते हैं अपने आयरन ओर को, प्रॉपर पानी के थ्रू इसको फ्लूइड करेंट नीचे से पानी भेजते हैं। तो पानी भेजने से क्या होता है, आयरन ओर में जितने भी क्ले मटेरियल है, मिट्टी वगैरह है या छोटे छोटे ओर के पार्टिकल्स हैं वो है ना, वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर वॉशिंग के बाद उसका स्क्रीनिंग आसान हो जाता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप होता है ड्राइंग। ड्राइंग मतलब होता है कि जो पानी है उसको आपको सुखाना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ड्राइंग मतलब उसको सुखाना। ठीक है, सुखाना जरूरी क्यों है, क्योंकि जो वेट चार्ज होता है, जो गीला जो मटेरियल है आयरन हो रहा है उसको आप डायरेक्टली फर्नेस में चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि आप डायरेक्टली फर्नेस में चार्ज करोगे वो गीला है तो क्या करेगा, पहली बात तो जाएगा फर्नेस में तो हीट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब करेगा, पहले सूखेगा, तो ड्राई करने में एक्स्ट्रा उसको हीट लगेगा, है ना। अब ब्लास्ट फर्नेस में हम क्या चार्ज करते हैं, एज ए फ्यूल कोक चार्ज करते हैं, तो कोक कंजप्शन वहाँ पे बढ़ जाएगा, क्योंकि आयरन ओर पहले जाएगा, गीला है, पहले ड्राई होगा, तो ड्राई होगा तो कुछ हीट एब्जॉर्ब कर देगा ना, हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ओवरऑल आपको कोक ज़्यादा डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा है कि आप फर्नेस में डालने से पहले उसको ड्राई कर लो। ठीक है, फिर फर्नेस में चार्ज करो। और क्या दिक्कत आएगा, अगर गीला होगा मटेरियल तो उसके ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत आएगा, क्योंकि कन्वेयर बेल्ट से चिपक सकता है गीला है तो। ठीक है, उसके अलावा हॉपर में स्टिक हो जाएगा, हॉपर में, बंकर में, जहाँ पे भी आप चार्ज करोगे वहाँ पे चिपक जाएगा, क्योंकि वो गीला है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर उसको ड्राई करके भेजते हैं। तो ड्राई करने के लिए ना कई सारे प्लांट में ऐसा एक रोटरी गिलन होता है, सिंपल सा इस तरह से, है ना, इस तरह से थोड़ा झुका हुआ रोटरी गिलन होता है, इसको हम इधर से चार्ज करते हैं और इधर से हम ब्लास्ट फर्नेस गैस भेजते हैं। ब्लास्ट फर्नेस गैस को यहाँ बर्न करके थोड़ा सा हीट में बर्न करके इसको भेजते हैं, तो ये चार्ज नीचे की ओर आता है और ब्लास्ट फर्नेस गैस ऊपर की ओर जाता है ना। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं रखते, 500-600 ऐसा नहीं, प्रॉपर जो है 100-200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं, और जो आयरन का जो ओर है उसको प्रॉपरली ड्राई करते हैं। फिर ड्राई करने के बाद ही हम उसको चार्ज करते हैं फर्नेस में। नेक्स्ट प्रोसेस होता है रोस्टिंग। रोस्टिंग भी करते हैं हम लोग, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की जरूरत देखो तब पड़ती है जब आपका आयरन ओर जो है ऑक्साइड ना हो। अगर ऑक्साइड ओर है, हेमेटाइट या मैग्नेटाइट, तो उस केस में हमको कैल्सिनेशन या रोस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लेकिन अगर दूसरे टाइप का ओर हो, कोई ऐसा, कई सारे ऐसे भी लोकेशन है वर्ल्ड में जहाँ पे
ऑक्साइड और कम मात्रा में मिलते हैं, बाकी टाइप के और ज़्यादा मिलते हैं, जैसे हाइड्रोक्साइड और मिलता है, कार्बोनेट और मिलता है, सल्फाइड और ज़्यादा अमाउंट में है। तो हम तो उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं ना, तो हम क्या करते हैं ना, इन सारे जो अलग क्वालिटी का और है हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और, उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ऑक्साइड और से मेटल का एक्सट्रैक्शन ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो उसके लिए हम प्रॉपर रोस्टिंग करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रोस्टिंग, और सारे जो अलग टाइप के ओर हैं उसको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब होता है कि केमिकल कन्वर्जन ऑफ मेटल। ये रोस्टिंग और कैल्सिनेशन मैंने बहुत अच्छे से समझाया है एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी वाले वीडियो पे, आप वो देख सकते हो एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी के सब्जेक्ट को, वीडियो को। ठीक है, एक प्रोसेस होता है ब्लेंडिंग। अब ब्लेंडिंग मतलब क्या होता है? ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्सिंग, है ना। ब्लेंडिंग मीन्स मिक्सिंग ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ मटेरियल फ्रॉम टू और मोर सोर्सेज। मतलब देखो, प्लांट के पास बहुत अलग अलग जगह से मटेरियल्स आता है। ठीक है, जैसे आयरन ओर हो गया। अब आयरन ओर ज़रूरी नहीं है कि केवल एक ही माइन से आ रहा हो, अलग अलग माइन से आ सकता है, या उसी एक लोकेशन ऑफ माइंस में अलग अलग फील्ड होता है जहाँ पे कॉम्पोजिशन में चेंजेस होता है। ठीक है, जैसे एक ही माइंस है, जैसे कि मान के चलिए बैलाडीला का माइंस है जहाँ से ब्लास्ट होने सप्लाई होता है भिलाई स्टील प्लांट को। तो ऐसा नहीं कि उस पूरे बैलाडीला के जो रेंज है वहाँ पे एक ही क्वालिटी का ओर आता है, उसमें अलग अलग लोकेशन में अलग अलग टाइप का, अलग अलग क्वालिटी का ओर मिलता है। वैसे ही डिफरेंट लोकेशन से मंगाया जा रहा है, तो अलग अलग लोकेशंस का जो आयरन ओर है वो अलग अलग क्वालिटी का होगा, है ना। तो अगर आप अलग अलग चार्ज करोगे, एक क्वालिटी का मेटल पहले किए फिर दूसरी क्वालिटी का कर रहे हो, तो आपको पूरा प्रोसेस में चेंज करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि हर एक चीज़ के लिए वेरिएबल अलग होगा ना। अगर एक टाइप का आयरन हो रहा है तो उसके लिए प्रोसेस वेरिएबल अलग होगा, दूसरे टाइप का आयरन हो रहा है तो उसके लिए प्रोसेस वेरिएबल अलग होगा, तो पूरा चेंज करना पड़ेगा अपने को। तो ज़्यादा अच्छा क्या है, जो दो सोर्सेज जो और आ रहे हैं ना उसको प्रॉपरली मिक्स कर दो आप, मिक्स करो, है ना। मिक्स करने के बाद फिर आप उसको चार्ज करो, तो इससे आपको प्रॉपर जो प्रोसेस वेरिएबल है उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ओवरऑल यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा आपको ब्लेंडिंग करना है। तो ब्लेंडिंग करने के लिए प्रॉपर रिसर्च किया जाता है, प्रॉपर उसमें बंकर होते हैं अलग अलग। बंकर से हम प्रॉपरली वेट करके दोनों को मिक्स करते हैं, कन्वेयर बेल्ट में उसमें हम मिक्स कर देते हैं। ठीक है, एक मिक्सिंग मशीन होता है जिसमें हम प्रॉपर्ली मिक्स करते हैं और एक डिफिनिट अमाउंट में मिक्स करते हैं कि कितना परसेंटेज इस सोर्स का आएगा, कितना परसेंटेज इस सोर्स का को हम चार्ज करना है। ठीक है, तो प्रॉपर इस तरह से ब्लेंडिंग करते हैं। तो ये ब्लेंडिंग केवल आयरन ओर का नहीं होता है, बाकी रॉ मटेरियल का भी ब्लेंडिंग होता है, जैसे कोक का भी होता है, लाइम स्टोन का भी होता है, सबका ब्लेंडिंग होता है जो अलग अलग सोर्सेज से आ रहा है। इसमें इकोनॉमिक्स का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है ना। इकोनॉमिक्स का कैसे इफेक्ट पड़ता है, मान के चलिए एक अच्छी क्वालिटी का और है जो कि सस्ता है, और एक सस्ता नहीं महंगा है, अच्छी क्वालिटी का और है जो कि महंगा है, और एक दूसरा ख़राब क्वालिटी का और है जो सस्ता है। तो प्लांट को इकोनॉमी भी देखना होता है, आप केवल अच्छी क्वालिटी का ही और इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप अच्छी क्वालिटी का ही और डालोगे तो ओवरऑल कॉस्ट महंगा पड़ जाएगा। तो हमको ये सोचना पड़ता है कि कुछ अमाउंट में अच्छी क्वालिटी का और ले लेते हैं, कुछ अमाउंट में थोड़ा ख़राब क्वालिटी का भी और ले लेते हैं, दोनों को मिक्स करके फिर हम क्या बनाते हैं, पिग आयरन बनाते हैं। इससे इकोनॉमी भी इफेक्ट नहीं होती है, प्रॉपर इकोनॉमी भी, है ना, हो जाती है, और हमको क्वालिटी भी मिल जाता है। ठीक है, वैसे ही अदर रॉ मटेरियल में भी होता है, जैसे कोक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जो बाहर से जो फॉरेन से कोक आता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो इंडिया में जो कोक है, जो कोल है, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो प्रॉपर दोनों को ब्लेंड कर लेते हैं, ब्लेंड करके फिर हम प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है एग्लोमेरेशन प्रोसेस। एग्लोमेरेशन बहुत सारे टाइप का एग्लोमेरेशन होता है, ब्रिकवेटिंग होता है, नोडुलाइजिंग होता है, वैक्यूम एक्सट्रूजन, सिंटरिंग होता है, पैलेटाइजिंग होता है। ठीक है, एक एक करके थोड़ा समझते हैं, एक ही को मैं समझाऊंगा ब्रिकवेटिंग को, क्योंकि बाकी के लिए तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। देखो, ब्रिकवेटिंग मतलब क्या होता है? ब्रिकवेटिंग मतलब होता है प्रेसिंग ऑफ ओर फाइन्स विथ और विदाउट ए बाइंडर इनटू ए ब्लॉक और ब्रिक्स। मतलब जो आयरन ओर जो होता है फाइन साइज़ में, उसको हम क्या करते हैं ना, उसको प्रेस करके एक सिंगल ब्लॉक बना लेते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्रिकवेटिंग। इस तरह से ब्रिकवेटिंग मशीन होता है, आयरन ओर का फाइन है, इस तरह से फाइन होता है, उसको कुछ अमाउंट में बाइंडर डाल देते हैं। बाइंडर डालने के ऐसा मशीन होता है, वो मशीन क्या करता है, बहुत हेवी प्रेशर से दोनों को पुश करता है। अब आपने बाइंडर भी मिला है, आयरन और भी फाइन है, तो वो क्या हो जाता है, ब्लॉक के फॉर्म में, इस तरह से ब्लॉक के फॉर्म में आपको मिल जाता है। अब आप इसको आसानी से ब्लास्ट फर्नेस में चार्ज कर सकते हो, क्योंकि फाइन्स था पहले तो चार्ज नहीं कर सकते, है ना। तो ये जो ब्रिकवेटिंग होता है वो विदाउट हीटिंग और विथ हीटिंग भी हो सकता है, हीटिंग के साथ भी करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब बाइंडर मिला करके प्रॉपर फाइन्स में फिर हम उसको प्रेस करते हैं। प्रेस थोड़ा हॉट कंडीशन में करते हैं ताकि प्रॉपर बॉन्डिंग बन सके। अगर आप कोल्ड कंडीशन में प्रेस करोगे तो आसानी से टूट जाएगा। ठीक है, तो उसमें हम ब्लॉक के फॉर्म में बनाते हैं, बाइंडर डाल के कुछ अमाउंट में टेम्परेचर दे करके उसको प्रेस करते हैं। प्रेस करने से हमको क्या मिलता है, ब्लॉक के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे टाइप का बाइंडर यूज़ करते हैं, जैसे टार पिच हो गया, सीरियल प्रोडक्ट हो गया, सोडियम बेंटोनाइट हो गया, ये सब का ये बाइंडर यूज़ करते हैं।
ठीक है, और उसको प्रेस करते हैं ब्लॉक के फॉर्म में। प्रेस करने के बाद उसको हार्डन करते हैं। अच्छा, जब प्रेस करते हैं उस समय हीट नहीं देते हैं, ठीक है। जब प्रेस करते हैं वो तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, लेकिन जब प्रेस करके ब्लॉक बन गया, अब ब्लॉक बन गया, उसको हार्डन करने के लिए किलन में भेजते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर 1350 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे ईंट बनता है ना, ईंट कैसे बनता है, पहले उसको सांचे में डालते हैं, है ना, मिट्टी प्रॉपर प्रिपेयर करके, पानी उन्हें प्रिपेयर करके मिट्टी प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर उसको सांचे में डालते हैं, ईंट के सांचे में, फिर उसको सांचे से निकाल करके उसको फिर हम उसको क्या करते हैं, हार्ड बनाते हैं। हार्डनिंग के लिए क्या होता है, प्रॉपर एक वो होता है ना भट्टी जैसा, उसमें हम डालते हैं बहुत सारे टाइम के लिए, तो वो प्रॉपर पकता है, ईंट पकता है अच्छे से, तब उसमें हार्डनेस आता है। तो यहाँ पे भी वही है, पहले कोल्ड प्रेसिंग कर लेते हैं। कोल्ड प्रेसिंग करने के बाद जो ब्लॉक बनता है उसको हम रोटरी किलन में ले जा करके या टनल किलन में ले जा करके उसको हीट करते हैं, उसको हार्डन बनाते हैं। अब आप उसको आसानी से चार्ज कर सकते हो ब्लास्ट फर्नेस में। फिर क्या होता है, नॉडुलाइजिंग होता है, ठीक है। नॉडुलाइजिंग के केस में देखो क्या होता है, जो भी आपका आयरन और फाइंस होता है, फ्लू डस्ट होता है, ठीक है, इन सब को हम क्या करते हैं ना, कार्बोनेसियस मटेरियल जैसे टार हो गया, उसके साथ ले करके हम क्या करते हैं, रोटरी किलन से पास कराते हैं, ठीक है। तो जब ये रोटरी किलन से पास होता है ना, तो आपस में चिपक जाता है, जो फाइंस जो होता है ना वो आपस में चिपक जाता है और नोडुल बन जाता है, छोटा छोटा नोडुल्स, इस तरीके से। मतलब ऐसा रोटरी किलन होता है जहाँ पे हम बाइंडर वगैरह डाल के, है ना, और फाइंस को यहाँ से नीचे भेजते हैं, तभी जब नीचे जाता है, ये घूमता भी है, ये घूम भी रहा है, तो आपस में चिपकते जाता है, इस तरह से छोटा छोटा नोडुल्स बनता है और का, इस तरह से नोडुलाइजिंग होता है, ठीक है। फिर सिंटर और पैलेट बनता है। सिंटर और पैलेटाइजेशन के लिए तो मैंने एकदम सेपरेट वीडियो बना रखा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंटर और पैलेट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्लांट में, तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आप सेपरेट वीडियो भी देख सकते हो। ओके, तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।